हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में, जहां हम इस वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड सारे सेशन को कवर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री का अपना ही रोल होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। हर वर्ष इस सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझते हैं। हिस्ट्री को समझने से पहले ये समझना होगा कि हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या। तो हिस्ट्री वर्तमान के प्रकाश में जो हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। समझ गए दोस्तों? वर्तमान के प्रकाश में जो हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार को निम्नलिखित साधनों या स्रोतों की आवश्यकता पड़ी। अतः उन्होंने सुविधा के लिए इतिहास के साधनों को 3 खंड में बांटा। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पुरातात्विक साक्ष्य को भी निम्नलिखित खंड में बांटा गया है, जैसे अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला। इन सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनमें से पहला है अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिलेख ही है। प्राचीन भारत में यह अधिकतर पत्थरों या धातु पर गुदे मिले हैं। इसमें सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिला है वह अशोक का था, जो ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में लिखा हुआ था। उसी प्रकार स्मारक या भवन। प्राचीन काल में भारी संख्या में स्मारक या भवन का निर्माण हुआ है, जिसका अधिकांश भाग जमीन के नीचे दब गए थे, जो आज हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भवन, स्मारक या मंदिर के अवशेष दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में भी प्राप्त हुए हैं, जिससे प्राचीन संस्कृति को जानने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग सिक्के पे आते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्के का विशेष स्थान था। उस समय जो सिक्के प्राप्त हुए वे तांबे, चांदी, सोने और शीशे के हुआ करते थे। वहीं हड़प्पा काल में धातु के सिक्के की जगह मोहरे और मनकों का प्रयोग होता था तथा वो अपनी व्यापार प्रणाली संचालित यहाँ से करते थे। वहाँ पे बार्डिंग सिस्टम भी चलता था। ये सब हम हड़प्पा सभ्यता में अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद आते हैं मूर्तियाँ। प्राचीन भारत में वहाँ के लोग मूर्ति कला में निपुण हुआ करते थे तथा वहाँ के लोग मूर्ति कला से जनसाधारण के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला, जिसमें कुछ कला हमें भरतपुर, बोधगया, अमरावती तथा सांची स्तूप आदि में देखने को मिलता है। एंड लास्टली है चित्रकला। उसी प्रकार चित्रकला से हमें उस काल की तत्कालीन जीवन शैली की झलक देखने को मिलती है, जिसमें अजंता के चित्रों का विशेष स्थान है। पुरातात्विक स्रोत के बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में अब जानेंगे। इसके साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। इन साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर भी इनके खंड बटे हुए हैं, जिनमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलन पन्नो, बुद्ध चरित्र। उसी तरह जैन साहित्य के अंतर्गत भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र। बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें ये सब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन ये सब धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। और धार्मिक साहित्य के बाद आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो उसमें कौटिल्यकार शास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था, वान भट्ट का हरिश्चंद्र एंड कल्हण की राजतरंगिणी, ये सब आते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब है जिसमें धर्म की बातें कम और न्याय, राजनीतिक, अर्थशास्त्र ये सब की बातें ज़्यादा हो। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिर्फ धार्मिक बातें की ज़्यादा चर्चा होगी और धर्मनिरपेक्ष का मतलब धार्मिक बातें की कम। स्रोतों में सबसे लास्ट विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों का विवरण है, जो अब हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में विदेशी यात्रियों का विवरण अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी बातें अपने लेखन, पुस्तक इन सब में लिखे हैं, जिनसे हमें उस काल के समय की जानकारी की प्राप्त होती है। उनमें सबसे पहला था रोम
या यूनान के लेखक हेरोडोटस सबसे प्राचीन लेखों में से एक, इन्होंने भारत के विषय में जानकारी ईरान से प्राप्त किया था। दूसरा आता है मेगास्थनीज। यूनान और रोम के लेखकों ने मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के आधार पर ही उस काल की वर्णन किया है। चीनी यात्री भी थे कुछ। चीनी यात्री में सबसे मुख्य फयान, जो 5वीं सदी में भारत आया और 4 वर्ष तक रहा। इसने विशेष बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। फयान के बाद है हेनसांग। यह हर्ष के राजकाल में आए थे। भारत 16 वर्ष तक रहा और धार्मिक अवस्था के साथ राजनीति की स्थिति का भी वर्णन किया। एंड कुछ अरब यात्री भी थे। अरब यात्री में अल-बुरूनी का नाम बहुत फेमस है। उन्होंने संस्कृत भाषा की पहले यहाँ पर जानकारी प्राप्त की और उसके बाद भारत की सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण रूप में जानने का प्रयास किया। इनका कुछ ग्रंथ भी था, तहरीक-उल-हिंद। उन्होंने भारतीय गणित, भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि सभी सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जितनी भी बातें की जानकारी प्राप्त की वे इतिहास के स्रोत के आधार पर थी। अब हम आगे प्राचीन इतिहास के उसके कालखंड के आधार पर अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास का विभाजन 3 कालखंड में किया गया था। उसमें पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल में, जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, उसमें लिपि नहीं थी, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, लिपि तो है किंतु उसे पढ़ नहीं सकते। जैसे हड़प्पा काल में जो लिपि मिली है, साक्ष्य मिला है, वैसा लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ नहीं सकते, चित्रों के माध्यम से लिखा हुआ है। उसी तरह ऐतिहासिक काल, जिसको बुद्ध काल या महाजनपद काल कहते हैं, और यह 600 BC में स्टार्ट हो जाता है इसका पीरियड। लिपि एवं लेखन कला दोनों का प्रसार हो चुका था और जिसे आसानी से पढ़ा भी जा सकता था। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंड में बांटकर देखा गया है, जिसमें पहला है पुरापाषाण काल, पिलियोलिथिक एज, जिसका आरंभ 10,000 BC से स्टार्ट था। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, 10,000 BC से 6,000 BC तक, और नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, जिसका 6,000 BC से 3,000 BC तक था। अब हम लोग पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे, जिसे पिलियोलिथिक एज या स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसे भी 3 खंड में निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल में बांटते हैं। इस काल में मानव शिकारी जीवन जी रहा था तथा उन्हें कृषि, आवास, कपड़ा, किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। सिर्फ शिकार करना एवं खाद्य संग्रहण करना ही एकमात्र लक्ष्य था। किंतु आग की जानकारी थी उनको। वहीं क्रोड के उपकरण की प्रधानता वहाँ देखने को मिलती है। क्रोड के उपकरण मतलब पत्थर की बने औजारें, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, तचनी, काटने के लिए फलक, बेलन, कुर्सी, ऐसे बहुत सारे औजारें उस काल में देखने को मिली हैं। उच्च पुरापाषाण काल आते आते तक आधुनिक मानव का विकास हो चुका था, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। इसका विकास क्रम भी आप पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं। पुरापाषाण काल के बाद अब हम मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज को देखते हैं। इस काल में जलवायु गर्म एवं शुष्क हो गई थी। जलवायु परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे एवं जीव जंतु में भी परिवर्तन हुए और मानव भी विकास की ओर अग्रसर हुए। अब वे पशुपालन करने लगे, जिसका प्रथम साक्ष्य बागोर राजस्थान में देखने को मिलता है। वहीं अब क्रोड के उपकरण की जगह सल्क के उपकरण की प्रधानता बढ़ी। सल्क उपकरण में वो छोटे छोटे उपकरण का निर्माण शुरू कर दिया। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया, जिसे मछली पकड़ते थे वे लोग। वहीं इस काल में चित्रकला का भी कुछ साक्ष्य देखने को मिला, जो कि भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ आदि में देखने को मिलती है। अब हम नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल को देखते हैं। इस काल में मानव का विकास देखने को मिलता है। अब वे बस्ती में रहने लगे। इसका साक्ष्य पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। वहीं अब वे कृषि करने लगे। सबसे पहले उन्होंने रागी की खेती की और साथ में अब धातु के प्रयोग भी शुरू कर दिए थे, जिसमें तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। और मृदभांड बर्तन का निर्माण भी शुरू कर दिए। पहिए का भी विकास हुआ और इस काल में ताम्रपाषाण काल की भी शुरुआत हुई। तो अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को उसके स्रोत के आधार पर और उसके कालखंड के आधार पर विभाजन करके देखा।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन को अच्छे से कवर करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।